Good morning, student. How are you? Uh, in last topic, we have discussed about the nutritions. There are two mode of nutrition. One is autotrophic and another heterotrophic. So we have discussed about the autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, we have completed the photosynthesis, and for photosynthesis, the material require carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. So this can be proved. And the last period we have proved that the chlorophyll, that is the green color pigment, is essential for photosynthesis. So now we will prove in the next slides how the कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों, आपने लास्ट पीरियड में देखा है कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. न्यूट्रिशन मतलब पोषण के दो प्रकार हमने देखे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना स्वयं भोजन बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके सनलाइट में. तो हमने देखा ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है, ये हमने देखा है. और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देखा है, या इक्वेशन में दिख रहा है. और यही चीज़ों से फोटोसिंथेसिस होता है. इसको दिखाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. उसमें से एक एक्सपेरिमेंट लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन किया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है. बिना क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस पत्तों के अंदर होती है. तो लास्ट पीरियड में ये एक्सप्लेन किया था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट. एक एविडेंस है, जैसे पिछले टाइप में हमने देखा था ये वेरीगेटेड लीफ, इसके ऊपर एक्सप्लेन करके देखा था. अभी दूसरा क्लोरोफिल जहाँ पैचेस है वहाँ पे क्लोरोफिल वही फोटोसिंथेसिस होती है, ये दिखाया था. अभी हमको दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है. तो ये दिखाने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है. इसके पॉटेड प्लांट है और बेल जार है. बेल शेप में जार होती है ग्लास की, वो जार के अंदर से दिखना चाहिए. ट्रांसपेरेंट जार है ग्लास की, और दो सेटअप रखे हुए हैं. पॉटेड प्लांट है. तो सबसे पहले ये पॉटेड प्लांट को हमको, अगर इसके अंदर कोई फूड बना होगा तो इसको ये फूड सारा कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए, इसलिए इसको पहले हम अंधेरे में रखते हैं 24 से 48 घंटे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कंज्यूम ऑल द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, we'll keep these potted plants in dark room for 24 to 48 hours. All the food will be consumed by the plants. तो इसको हम पहले अंधेरे में रखेंगे, और उसके बाद में ऐसे दो सेटअप रखेंगे. और एक सेटअप जिसके ऊपर हम ये बेल जार रखेंगे, प्लांट को अंधेरे से निकालने के बाद में उसको हम लाइट में रखेंगे. जार उल्टा रखेंगे. ये वाले जार के अंदर एक पॉटेड प्लांट के साथ साथ हमने एक डिश रखी है, जिस डिश के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स ये केमिकल रहेंगे. और दूसरा भी सेटअप है, सिर्फ पॉटेड प्लांट रखा है जो पहले अंधेरे में रखा हुआ था, और उसके ऊपर उल्टा जार रख देंगे. और ये दोनों पॉट जो है हम फोटोसिंथेसिस के लिए धूप में रखेंगे. 6 घंटे तक इसको हम धूप में रखेंगे. 6 घंटे तक फोटोसिंथेसिस होता रहेगा. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जार है, जार रखेंगे तो उसको पूरा एयर टाइट रखना है. तो जार के अंदर जितनी हवा होगी, उस हवा के अंदर आपको मालूम होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर 2% कार्बन 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जार के अंदर बंद हो गया है,
तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके लिए एक पॉट के अंदर हमने रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो हवा के अंदर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देगा और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। और दूसरे बी सेट के अंदर हमने ऐसा नहीं किया है। तो जो बेल जार के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस करने के काम में आ जाएगा। तो 6 घंटे के बाद में हम जब देखेंगे कि दोनों प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रखा गया, शुरुआत में दोनों के अंदर फूड नहीं था, और फिर 6 घंटे के बाद में हम देखेंगे कौन से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है और किसके अंदर नहीं हुआ है। तो देखेंगे कि हमारे ए प्लांट ए जो सेटअप है वहाँ का पत्ता निकाल कर देखेंगे, और बी सेटअप है उसका भी प्लांट पत्ता तोड़कर देखेंगे, और पत्ते के अंदर फूड बना कि नहीं। फूड बना कि नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस में पहले ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, और स्टार्च है कि नहीं इसको पहचानने के लिए हमने देखा था पिछले पीरियड में कि हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे। तो ये दोनों पत्तों के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालकर देखेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से पत्ते के अंदर नीला कलर, डार्क नीला कलर आ जाएगा। तो आप समझ जाएगी जिसके अंदर डार्क नीला कलर आ गया आयोडीन डालने से उसके अंदर फूड बना। तो बता सकते हैं किसके अंदर आपको डार्क नीला कलर मिलेगा। तो जो बी सेटअप का प्लांट है उस प्लांट का पत्ते का कलर है ना नीला हो जाएगा। तो इसको हम उसी तरीके से करेंगे, पहले पत्ता तोड़ेंगे, पहले दिखाने के लिए पत्ते को हम पहले उबले हुए पानी में डालेंगे, फिर उसको हम उबले हुए अल्कोहल में डालेंगे और उसके बाद में निकाल लेंगे। तो दोनों पत्तों का कलर गायब हो जाएगा, और इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखना है। तो ए सेट का प्लांट्स उसके ऊपर नीला कलर नहीं आएगा, और बी कलर के प्लांट्स है उसके ऊपर नीला कलर आ जाएगा। मतलब बी कलर के सेट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो चुकी है, क्योंकि वहाँ के प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जार के अंदर बंद था वो मिल गया। लेकिन ए सेट के अंदर के प्लांट्स का सारा कार्बन डाइऑक्साइड किसने खींच लिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। इसलिए ए कलर ये सेट वाले प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, और इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ही फूड बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा है, तभी उन्होंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो ये दो बात सिद्ध हो गई। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा है क्लोरोफिल भी चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए धूप भी चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए, है ना। तो ये सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यकता है, और अन्य एक्सपेरिमेंट से भी हम बता सकते हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो अगर हम दो प्लांट को अगर हम कंपेयर करेंगे, एक को अंधेरे में रखेंगे, एक को धूप में रखेंगे, और 6 घंटे बाद में कंपेयर करेंगे, तो धूप में रहने वाले प्लांट्स के अंदर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बना हुआ दिखेगा। डार्क में रखा था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये भी बता सकते हैं कि हम प्लांट को सनलाइट की आवश्यकता होती है, वही वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट लोगों ने सिद्ध किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और प्लांट के अंदर का क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज और स्टार्च दोनों कार्बोहाइड्रेट है, वो एज ए फूड है। तो इस तरीके से फूड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर बनता है। तो दिस इज़ अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे
ये जो स्टोमेटा, तो ये स्टोमेटा क्या चीज़ है? तो लीफ जो है, पत्ता है ना, पत्ते के हमने उसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखा था पहले वाले इसमें। तो पत्ते के एक ऊपर का सरफेस होता है और एक नीचे का सरफेस होता है। अपर इपिडर्मिस बोलते हैं और लोअर इपिडर्मिस। तो अपर इपिडर्मिस से तो पूरा वैक्स की लेयर होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, पिछले टॉपिक में देखा था। और जो लोअर इपिडर्मिस है, वहाँ पर बीच बीच में इपिडर्मिस के अंदर छेद होते हैं, उस छेद को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमा मतलब माउथ, तो एक तरह का ये माउथ ही है। तो जैसे हमारे लिप है, अपर लिप है ना, लोअर लिप, इसी तरह से स्टोमेटा के ये बीच में जो छेद है ना, ये माउथ की तरह है और उसको साइड से दो गार्ड सेल लगे हुए हैं। तो ये गार्ड सेल ओपन होते हैं है ना, क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा का दरवाज़ा जो होल है खुलता है, बंद होता है। तो ये पत्तों के नीचे, मतलब पत्तों के लोअर एपिडर्मिस में ऐसे बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं माइक्रोस्कोपिक। और हमने ये स्टोमेटा को 9th क्लास में आपको दिखाया था लोअर एपिडर्मिस निकाल कर। तो ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं? स्टोमेटा दो तरह का काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड्स ये स्टोमेटा से अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। और इसका दूसरा काम फोटोसिंथेसिस के अलावा एक ट्रांसपिरेशन नाम की प्रोसेस होती है, मतलब पानी का लॉस होता है ना। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए भी ये स्टोमेटा काम में आता है। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का प्लांट का माउथ है, स्टोमा मतलब माउथ होता है। तो यहाँ से ही प्लांट्स अपना गैसेस एक्सचेंज करता है, मतलब जब रेस्पिरेशन करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन की चलते रहती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा दिन में, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट में चलती है और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा फोटोसिंथेसिस के समय। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऐसी है कि वो चलती रहती है। तो उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस स्लो है, कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये चलती रहती है। और प्लांट उस छेद में से ही जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है तो वहाँ से हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर से सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ये स्टोमेटा होता है। तो ये प्लांट के अंदर हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, उसके सबूतों के साथ में, उसके एविडेंस के साथ में। अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बहुत सारे जीव जंतु है, ऑर्गेनिज्म है, जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की तरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए वो फूड के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। तो फूड के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अवेलेबल फूड और उनकी फूड हैबिट इसके ऊपर डिपेंड है। तो अलग अलग तरीके से इसको फिर वो फूड प्राप्त कर सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक में भी फिर टाइप्स है अलग अलग, है ना। तो इसमें टाइप्स जैसे क्या क्या हो सकता है? सैप्रोफिटिक। अभी ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सैप्रोफिटिक में जैसे फंजाई होता है, ईस्ट होता है,
तो ये कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है सड़ जाती है। तो वो सड़ कर वो जो फूड मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिज़म के पार्ट्स है, हमारे घर में भी बहुत सारी खाने की पीने की चीज़ें जो हम वेस्ट हो जाती है, तो वो सड़ जाती है। वो सड़े हुए चीज़ के अंदर न्यूट्रिशन होता है, वो सड़े गले चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जंतु को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज़म फूड ऑलरेडी बना हुआ है, वो सिर्फ प्राप्त करते हैं सड़े गली चीज़ों से, तो इसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। उदाहरण के तौर पर फंजा है, ईस्ट है। दूसरा है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक ये भी हेटरोट्रॉप्स है, ये भी अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन ये सड़े गले चीज़ों से अपना फूड नहीं बनाते हैं ना, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं। इसको बना बनाया फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर से चाहिए, तो इसको हम परजीवी बोलेंगे, है ना। मतलब दूसरा जो जीव जंतु होते हैं उसके बॉडी से फूड, है ना, वो प्राप्त करते हैं, उसके बॉडी से फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। अपना भोजन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से। सैप्रोफिटिक कैसा था, जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेता था, है ना। लेकिन पैरासिटिक ऐसा है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है ना। तो उसके बॉडी में रहकर, है ना, कुछ बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी के बाहर रह सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। उदाहरण के तौर पर एक कस्कुटा रहता है, लीच है। कस्कुटा ये प्लांट है, अमरवेल बोलते हैं, पीले पीले रंग का होता है। तो ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहता है और दूसरे हरे प्लांट से वो अपना भोजन खींचते रहता है ना। स्पेशल उसके अंदर मैकेनिज्म होता है। इस तरह से लीच भी होती है, लीच दिखाएंगे आपको। तो वो लीच भी दूसरे जीवों से वो अपना फूड प्राप्त करती है ना। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजाइक। अभी होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बीइंग है, हम होलोजाइक है। होलोजाइक में जिसके अंदर प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है, वो कौन सी प्रोसेस होती है तो वो देखेंगे हम। मतलब ये होलोजाइक न्यूट्रिशन जिसके अंदर होल प्रोसेस बोलेंगे कि खाना खाना, उसको पचाना, है ना, और उसका यूज़ करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये सारी प्रोसेस जिसके अंदर होती है, तो वो होलोजाइक न्यूट्रिशन है। तो सैप्रोफिटिक में जैसे जैसे होलोजाइक है, अमीबा, है ना, ह्यूमन बीइंग ये बताया, इसके अंदर प्रोसेस होती है इंजेशन, मतलब फूड को खाना, है ना, फूड को अंदर लेना बॉडी के अंदर, वो हो गया इंजेशन की प्रोसेस। फिर अंदर लेने के बाद में डाइजेशन करना, तो वो फूड के अंदर जो यूज़फुल कंपोनेंट है उसको, है ना, लेना, उसको मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना। हाँ, और उसके बाद में और एक प्रोसेस होती है असिमिलेशन, जो अच्छी चीज़ है उसको बॉडी के अंदर यूज़ करना, यूटिलाइजेशन है, जो काम की चीज़ें है फूड के अंदर से, और जो काम की चीज़ नहीं है फूड के अंदर उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन। तो ये जिसके अंदर भी ऐसी सारी प्रोसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, इजेशन, ये सारी जो प्रोसेस जिसको होती है, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो है उसको बोलते हैं हम, उसके अंदर के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन। मतलब जिसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन और इजेशन होता है। तो ये फंगस के एग्जाम्पल है ना। ये सैप्रोफिटिक है, आपने ये देखा होगा, अगारिकस मशरूम, है ना, ब्रेड मोल्ड। तो ये ऑलरेडी वो फूड मटेरियल रहता है, ऐसे डेड जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, है ना। तो वो बॉडी के पार्ट्स के अंदर का जो सड़ा गला, है ना, चीज़ है, उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले सैप्रोफिटिक। अब ये पैरासिटिक देख लो, ये पैरासाइट जो है इसके अंदर
ये लीच है, लीच देखा होगा, वो खून चूसती है ना। ज़्यादातर वो कीचड़ में होती है, और कीचड़ में जो बड़े एनिमल्स अगर घुस जाते हैं, जैसे बफेलो है, भैंस है, तो बफेलो को वो स्किन को पकड़ लेती है और उसके बॉडी से खून चूसती है। बहुत बार ये हमारा भी चूस सकती है अगर हम कीचड़ में वगैरह चले जाते हैं तो खून चूसते, और वो खून चूसने के बाद में वो खून से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेती है। तो जो दूसरे जीवों से फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक, है ना। इस तरह से ये अस्कारिस हो गया, इसको अस्कारिस मतलब ये वार्म्स होते हैं, तो ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर होते हैं जो मिट्टी उट्टी में खेलते हैं, और ये वार्म्स हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, स्टमक के अंदर जाते हैं, एलिमेंट्री कैनल में चले जाते हैं, और हमारे अंदर जाकर अंदर से वो अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं हमारे बॉडी का। तो इसको हम बोलेंगे इंडो पैरासाइट, और लीच जो है एक्टो पैरासाइट। तो ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एक हो गया सैप्रोफिटिक, ये पैरासिटिक, और ये अमीबा है, अमीबा के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा के अंदर हमने देखा होगा अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक कैसा है। तो जैसा हम हैं वैसा ये अमीबा भी है। तो अमीबा के अंदर ये चारों प्रोसेस होते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है, तो इंजेशन पहले, तो वो देखो बाहर में फूड पार्टिकल है, तो फूड को पार्टिकल को खाने के लिए अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर फूड को अंदर निगलने के लिए, सॉलो करने के लिए कोई माउथ वगैरह नहीं होता है। तो वो अपने बॉडी का जो मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसी को ऐसा लंबा खींचता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है सूडोपोडिया, है ना। सूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर हाथ, है ना। तो ऐसा वो बना लेता है और वो फूड को धीरे धीरे अपने अंदर पैकेट बनाकर खींच लेता है। तो फूड का पैकेट बन जाता है अंदर में, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये हो गया इंजेशन की प्रोसेस, है ना, इंजेशन की प्रोसेस। तो इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इंजेशन होने के बाद में फिर वो फूड को डाइजेस्ट करता है अंदर में। तो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और लाइसोसोम के अंदर का जो एंजाइम्स है फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये डाइजेशन में हो जाता है अंदर में ही, और डाइजेस्टेड फूड फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसको बोलते हैं हम असिमिलेशन, है ना, वो यूज़ कर लेता है। और वो फूड वैक्यूल के अंदर कुछ जो बचा खुचा होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं हम इजेशन। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरा कहीं फूड मिलेगा तो वो फूड प्राप्त करेगा, बनाता नहीं है। तो ये होलोजोइक हम भी है, अमीबा भी होलोजोइक है। तो होलोजोइक के अंदर हमको याद रखना है इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये प्रोसेस फिर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़े हैं एक फोटोसिंथेसिस, है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता कार्बन डाइऑक्साइड की प्रूव करने के लिए हमने वो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट बताया। 2 जार लिया है और 2 प्लांट, एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खींचा जाएगा, है ना, अवेलेबल नहीं रहेगा, दूसरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहेगा, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहीं पर फूड बनेगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा वहाँ पे फूड नहीं बनेगा। तो ये एविडेंस था सेकंड। और इसके बाद भी हमने देखा है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखा है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। और इसमें हमने टाइप्स देखा है हेटरोट्रॉपिक के, है ना, 3 टाइप्स हमने देखा है। 2 सैप्रोफिटिक देखा है, पैरासिटिक देखा है, और होलोजोइक देखा है। तो
हमने होलोजोइक में 4 प्रोसेस देखी है। जो फूड को इंजेशन करते हैं, मतलब खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना, उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उसको इजेशन बोलते हैं। तो ऐसी जिसके अंदर प्रोसेस होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में था। नेक्स्ट, होलोजोइक हम भी है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये न्यूट्रिशन कैसे होता है तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।